मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि मैं किस प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करता हूँ। मुझे लगता है कि संभावना अधिक है कि आपने उस प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कभी नहीं सुना होगा, और इसलिए मैं आपको उस प्रकार की तैयारी का एक नमूना देता हूँ जो मैं करता हूँ। एक ट्रेडिंग डे से पहले तर्क के लिए कहें कि यह रविवार की रात है और मैं सोमवार को ट्रेडिंग की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस विकसित किया है जिसे मैंने सिनारियो एनालिसिस कहा है। सिनारियो एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिसका मैंने स्वयं आविष्कार किया है। मैंने कभी किसी को इस पर चर्चा करते, बात करते या इसका उपयोग करते नहीं सुना। मैं आपको सिनारियो एनालिसिस से मेरा क्या मतलब है इसकी एक अवधारणा देता हूँ। डाउ जोन्स इंडेक्स में सिनारियो की कल्पना करें। ये कुछ भी हो सकता था जिस पर मैंने शोध किया है। मान लीजिए कि शुक्रवार का कारोबार गुरुवार के हाईएस्ट लेवल से ऊपर कारोबार करने में असमर्थ था। इसलिए जैसा कि आपने वीकेंड में देखा, शुक्रवार का बाजार कारोबार कैसा था वर्सेस गुरुवार को ये कैसा कारोबार कर रहा था। और यदि शुक्रवार के दौरान डाउ गुरुवार को देखे गए हाईएस्ट लेवल से ऊपर जाने में असमर्थ था, तो इसका सोमवार को आप जो उम्मीद कर सकते हैं उस पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मेरे रिसर्च से पता चलता है कि 95% संभावना है कि सोमवार के दौरान डाउ शुक्रवार को देखे गए लोएस्ट लेवल तक नीचे कारोबार करेगा और ज़्यादातर मामलों में कम कारोबार करेगा। अब वह आंकड़े किस पर आधारित हैं? यह 2008 से 2019 तक के चार्ट पर डाउ जोन्स के मैनुअल एनालिसिस पर आधारित है। मुझे पता है पिछले साल 24 बार ऐसा हुआ है जहां मैं सोमवार को ट्रेडिंग सेशन में जाने से पहले देख सकता था कि डाउ शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन के दौरान गुरुवार के हाईएस्ट लेवल से ऊपर कारोबार करने में असमर्थ था, और उन 24 घटनाओं में से 21 में बाजार ने शुक्रवार के लोएस्ट लेवल से नीचे कारोबार किया। अब क्या यह डेटा क्रंचिंग है? क्या यह टेक्निकल एनालिसिस है? मुझे नहीं पता, इसे आप जो चाहें कहें। लेकिन जब मैं सोमवार को ट्रेडिंग सेशन में जाता हूं, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को उसी तरह जानता हूं जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं। मैं पैटर्न्स जानता हूं, मैं ट्रेंड लाइन जानता हूं, मैं रेशोस जानता हूं, मैं डेली हाई, डेली लो, वीकली लो जानता हूं। लेकिन इस ज्ञान से लैस कि बाजार के सिनारियो एनालिसिस में जो कुछ हुआ है उसके आधार पर कैसे प्रतिक्रिया की है, मैं खुद को बाजार में रखने की स्थिति में हूँ और उम्मीद है कि इसका लाभ उठाऊंगा। और अगर मैं उन खाली समय में से एक में भाग रहा हूँ जब यह काम नहीं करता है, तो स्टॉप लॉस बाकी का ख्याल रखेगा। जिस फ्रेमवर्क के साथ मैं काम करता हूँ, आप देखिए, मैंने अपने हर इंच के साथ, अपने हर डीएनए के साथ इसे स्वीकार किया है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि अगला ट्रेड मेरे जीवन का सबसे अच्छा ट्रेड होगा या यह एक छोटा नुकसान होगा। कोई विचार नहीं। शायद यह अब वह क्षण है जहां मैं आपको बताता हूं कि हर बार जब मैं एक ट्रेड में जाता हूं तो मैं मजाकिया रूप से जाता हूं। मैं यह सोचकर जाता हूं कि यह एक अद्भुत ट्रेड होगा और मैं इसे हर पॉइंट के लिए निचोड़ना चाहूँगा कि मैं इसे बाहर कैसे निकल सकता हूँ। अगर ये मेरे विपरीत जा रहा है तो मैं हमेशा काफ़ी परेशान और निराश होता हूँ जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ट्रेड का परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। मैं अपने शरीर के हर अणु से जानता हूँ कि यदि मैं अनुशासित नहीं हूँ और मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ तो मैं वही अनुभव कर सकता हूँ जो मैंने 2010 के फ्लैश क्रैश के दौरान अनुभव किया था, जहाँ मैं कागज़ों पर तकनीकी रूप से दिवालिया हो चुका था। पिछले दशक में मैंने जो भी पैसा ट्रेडिंग से कमाया था वह अंततः अस्तित्व से मिट गया, और इसका एकमात्र कारण भगवान की कृपा से या उस दिन मेरे देखभाल करने वाले किसी और की कृपा से ब्रोकर का ऑटोमेटेड स्टॉप लॉस सिस्टम एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और आप में से जो लोग उस दिन को याद करते हैं, और हम में से कुछ लोग बहुत स्पष्ट रूप से याद करते हैं, आपको पता होगा कि फ्लैश क्रैश वास्तव में केवल कुछ सेकंड तक चला। इसका वास्तव में बुरा हिस्सा, यह अभी भी बहुत बुरा था, लेकिन यह तुलनात्मक रूप से जल्दी रिकवर हो गया। इसके बाद एक और प्रयास किया और फिर मार्केट ने ब्रेक इवन तक चढ़ना शुरू कर दिया और कागज़ों पर मैं मिट गया। लेकिन जब सब कुछ कहा और किया गया तो मैंने 2000 पाउंड खो दिए थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यह मेरे द्वारा खोए गए सबसे सुखद 2000 पाउंड थे। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, अर्थात मैं ट्रेडिंग के दिन यह सोचकर नहीं जाता कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। और जब मैं अपने मित्रों और सहकर्मियों से बात करता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। आप जानते हैं कि वे महान लोग हैं, लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब लोग कहते हैं कि ओह, मैं 30,000 की ओर बढ़ रहा था, मुझे पता है।
तो ठीक है, फिर पोजीशन लो ना। लेकिन मुझे इससे बोर मत करो। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र दिमाग रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बताए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि वो मुझे और मेरी ट्रेडिंग प्रभावित करेंगे। मैं ट्रेड करते समय अपना दिमाग एक खाली कैनवास की तरह रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 90% की तरह बनने से बचने के लिए मुझे 90% से बिल्कुल विपरीत सोचना होगा, और फिर 90% वे टारगेट के साथ जुड़े हुए हैं। ओह, मैं यहाँ जाने वाला था और फिर यह यहाँ जाने वाला था। और इलियट वेव एनालिसिस उन चीज़ों को कायम रखता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। यहाँ आपके लिए एक और सलाह है। आप जानते हैं कि अधिकांश लोग जब पैसा कमाते हैं तो उनके पास अपने ट्रेडिंग साइज को कम करने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि वे अपने प्रॉफिट में से कुछ खोने के दर्द से बचना चाहते हैं। और मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि 99% ट्रेडिंग कम्युनिटी इसे समझ नहीं पाती है। जब मैं जीतता हूँ तो कम दाव नहीं लगाता, मैं अधिक दाव लगाता हूँ। जितना अधिक मैं जीतता हूँ उतना अधिक मैं दाव लगाता हूँ। जैसे पिरामिडिंग। देखिए, आप इसके बारे में दो तरह से सोच सकते हैं। आप कह सकते हैं ठीक है, मैं 10% की तरह सोचना पसंद करता हूँ, या आप इसे उल्टा करके कह सकते हैं कि मैं 90% की तरह नहीं सोचना चाहता। और इसलिए आप लगभग सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है, यह है कि मैं कैसे सोचता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप करेंसीज या कमोडिटीज़ का ट्रेड करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक स्कैल्पर हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या एक इन्वेस्टर हैं। मैं डेनमार्क में एक रेडियो कार्यक्रम में भाग लेता हूँ, जहाँ हमें हर साल 2.5 लाख डेनिश क्रोनर दिए जाते हैं, जो लगभग 25,000 पाउंड है। और हमारा काम है, हम 3 लोग हैं, हमारा काम उस पैसे को जितना हो सके उतना बढ़ाना है, और हमें लूट का माल रखने को मिलता है। लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो जो लोग कंपटीशन चलाते हैं वे ही नुकसान उठाते हैं। यह एक अनुकूल सेट ऑफ है। इसलिए कुछ लोग यहाँ तक कहेंगे कि इसमें नैतिक जोखिम का एक तत्व है। हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। मैं इसे देखता हूँ कि क्या जब मैं इस कंपटीशन में ट्रेडिंग करता हूँ, जिसे मैंने 5 में से 4 वर्षों में जीता है, और जिस साल मैंने हार का सामना किया वह वास्तव में यह साल था। जब मैं किसी पोजीशन में होता हूँ तो मैं बैठकर अपने आप को बधाई नहीं देता, क्योंकि सब ठीक चल रहा है। अगर मैं किसी शेयर में प्रॉफिट की पोजीशन में हूँ और हम सभी फिजिकल शेयर्स या ETF में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर मैं विनिंग पोजीशन में हूँ तो मैं बैठकर अपने आप को बधाई नहीं देता। नहीं, मैं उस पोजीशन साइज को और बड़ा करना चाहता हूँ। और हाँ, कई बार ऐसा हुआ है जब मैं किसी पोजीशन में था जो ठीक चल रही थी, और फिर मार्केट रेगुलेटर्स एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लेते हैं और अचानक मेरी यह विनिंग पोजीशन 5,000 पाउंड के प्रॉफिट तक घट जाती है, क्योंकि हम लेवरेज के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह वर्षों की तुलनात्मक छोटी मात्रा है। जो मैं चाहता था ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने खाते को 10, 15, 20% तक बढ़ाया है। इसलिए हम एक वर्ष में 200% प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी पोजीशंस में कंपाउंडिंग की है। इसलिए जब मैं जीतने वाली पोजीशन में होता हूँ तो मैं 90% की तरह नहीं सोचता। मैं वहाँ बैठकर यह नहीं सोचता कि मुझे कब बाहर निकल जाना चाहिए। मैं यह कभी नहीं सोचता कि मुझे कब बाहर निकल जाना चाहिए। ओह, क्या आपने देखा कि बाज़ार थोड़ा नीचे चला गया है, तो क्या मुझे अब बाहर निकल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोचता रहता हूँ कि मैं इस पोजीशन साइज़ को कैसे बढ़ा सकता हूँ ताकि मैं और भी अधिक प्रॉफिट बना सकूँ। आप देखिए, मैं आपको एक महान व्यक्ति की बहुत ही रोचक कहानी बताना चाहता हूँ। मैं ट्रेडिंग के महान लोगों में से एक नहीं हूँ, वह ट्रेडिंग के महान लोगों में से एक है। उनका नाम रिचर्ड डेनिस है। उनका आज रात एक बार उल्लेख किया जा चुका है और अब उनका एक और बार उल्लेख होने वाला है। लेकिन यह वह नहीं है जो वह कहते हैं, बल्कि यह है कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। आप रिचर्ड डेनिस को देखिए, वह सोयाबीन के ट्रेडर थे और वे उनके बारे में कहते हैं कि जब बाकी सभी लोग US एग्रीकल्चरल कमीशन द्वारा फसल रिपोर्ट पढ़ने में लगे हुए थे, रिचर्ड डेनिस ने कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि फसल रिपोर्ट क्या होने वाली है। आप देखिए, आप उन्हें डेथ इंस्टिंक्ट या इरोस और थैनाटोस पर प्रकाशन के साथ पाएंगे। फिर वह इस बारे में पाएंगे कि फसल रिपोर्ट अच्छी होगी या बुरी, क्योंकि रिचर्ड डेनिस ने महसूस किया कि एक बार खबर बाहर आ गई तो खबर बाहर आ गई।
लेकिन आप उसके बाद कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। हम आपके जीतने वाले ट्रेडर और हारने वाले ट्रेडर के बीच बहुत बड़ा अंतर कर देंगे। अब मैं यह कहता हूँ और आप सोचते हैं कि हाँ, वह डैन है जो यहाँ आ रहा है और उसने खरीदा है ब्ला ब्ला ब्ला, वह इसे पुरानी बात कह रहा है। लेकिन जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर में से एक यह कहते हैं, शायद तब इसमें थोड़ी वैधता होती है। शायद तब आप बैठेंगे और ध्यान देंगे, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये ट्रेडिंग के ऑल टाइम दिग्गजों में से एक के शब्द हैं। वह कहते हैं कि थोड़ा कम टेक्निकल एनालिसिस और थोड़ा अधिक आत्मनिरीक्षण, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं या आप एक निवेशक हैं। यदि आपने कोई स्टॉक खरीदा है तो इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि आप कहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। पोजीशन साइज में थोड़ा सा क्यों नहीं जोड़ते, स्थिति को थोड़ा बड़ा क्यों नहीं करते। क्यों? क्योंकि तब आपको डर लगता है कि बाजार ने आपको जो दिया है वह आपसे छीन लेगा। अच्छा, क्या यह हम सभी के साथ नहीं हुआ है? आप देखते हैं कि जीतने वाले ट्रेड में और क्वांटिटीज जोड़ना सबसे अच्छी ट्रेडिंग मेडिसिन है। जो 90% लगातार कर रहे हैं, 90% को अपने खोने वाले ट्रेड्स में जोड़ना पसंद है। क्यों? सच है ना? अगर यह 50 पर एक अच्छी खरीद थी तो यह 40 में और भी बेहतर खरीद होनी चाहिए, है ना? क्योंकि हम सभी को एक अच्छा सौदा पसंद है। आप में से कितने लोग शनिवार की सुबह सुमो बाज़ार में जाते हैं और सोचते हैं, ओ माय गॉड, फिलटेल्स ऑफ़र पर है, चिकन ऑफ़र पर है आज रात भी। मान लीजिए कि आप एक आदमी हैं और आपको इसके बाद थोड़ा खाना खाने के लिए बाहर जाना है। अगर खाना यहाँ पर पर्याप्त अच्छा नहीं था तो आप जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस रेस्टोरेंट में उन्हें एक की कीमत पर 2 पिज़्ज़ा मिलते हैं? चलो वहाँ चलते हैं। अगर आपके पास आज और कल के 2 गुना महंगा पिज़्ज़ा खरीदने के बीच विकल्प हो तो क्या आप उसके लिए जाएंगे? नहीं, आप नहीं जाएंगे। आप आधे दाम वाले पिज़्ज़ा को पसंद करेंगे। हम उन चीज़ों को पसंद करते हैं जहां हमें लगता है कि हम सस्ते में खरीद रहे हैं। लेकिन जिस उद्योग में हम अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक विकृत बात यह है कि आज कोई चीज़ खरीदना अधिक समझदारी भरा है, क्योंकि आज वह कल की तुलना में अधिक महंगी है। इसे ट्रेंड कहा जाता है। लेकिन हम में से कोई भी आज 5 पाउंड पर शेयर नहीं खरीदना चाहता अगर कल यह 4.5 पाउंड था। लेकिन आप 4 पाउंड पर शेयर खरीदना पसंद करते हैं अगर कल यह 4.5 पाउंड था, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे यहाँ सस्ता सौदा मिल रहा है। लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल मार्केट एक सुपरमार्केट नहीं है। यह उस तरह से काम नहीं करता है। अगर यह सुपरमार्केट में सस्ता है तो हर तरह से आपको मेरा आशीर्वाद है कि आप चाहे तो लोड कर सकते हैं। लेकिन कृपया फाइनेंशियल मार्केट में लोड ना करें, क्योंकि कुछ आज कल की तुलना में सस्ता है तो यह काम करने का तरीका नहीं है। और 10 साल तक मैं बैठकर लोगों को ठीक यही करते देखता रहा। 10 साल तक मुझे लोगों का कट्टर ज़िद्दी होना देखना सहन करना पड़ा कि डाउ नीचे जा रहा है और लोग खरीदते जा रहे हैं, बार 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 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि वे इस भ्रम में जी रहे थे कि अगर कल अच्छा था तो आज और भी बेहतर होना चाहिए। यह वास्तव में वही है जो आप बनना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करते हैं, और सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर्स निश्चित रूप से ऐसा नहीं करते। वे अपनी जीत की पोजीशन में ऐड करने के लिए बदनाम थे। बदनाम। मैं यहाँ एक पल के लिए स्क्रिप्ट से हट कर जाऊँगा और मैं आपको एक अच्छी कहानी बताऊँगा। आप देखिए, उन्होंने ट्रेडर्स को काम पर रखा था। उनका अपने एक सहयोगी विलियम एखार्ट के साथ विवाद था। विलियम एखार्ट वे गणित के प्रोफेसर हैं, शानदार ट्रेडर, शानदार दिमाग। और उन्होंने यह शर्त लगाई थी कि आप एक ट्रेडर के रूप में पैदा हुए हैं, आप ट्रेडिंग नहीं सिखा सकते। आप या तो एक ट्रेडर के रूप में पैदा हुए हैं या आप एक ट्रेडर नहीं हैं। और मुझे नहीं पता कि उनमें से किसने कहा, नहीं, यह सिखाया जा सकता है। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं, चलो पता लगाते हैं, चलो कुछ ट्रेडर्स को काम पर रखते हैं और इस शर्त को एक और बार हमेशा के लिए सुलझाते हैं। इसलिए हम कुछ लोगों को लाने जा रहे हैं। हम उन्हें हमारे मनी मैनेजमेंट और हमारी एंट्री टेक्निक्स में प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। और उनके पास जो टेक्निक्स थी वे बहुत जटिल हैं, अत्यधिक जटिल हैं। वैसे यह सार्केज़म है। उनकी एंट्री टेक्निक्स थी कि यदि बाज़ार पिछले 20 दिनों के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता है तो वह आपका बाइंग सिग्नल है। हाँ,
यह उससे अधिक सरल नहीं है। अर्थात यदि बाज़ार पिछले 20 दिनों के हाईएस्ट लेवल पर है तो खरीदें, और यदि बाज़ार पिछले 20 दिनों के लोवेस्ट लेवल पर है तो बेचें। तो उन्होंने 10 लोगों को शामिल किया और मैं उनमें से एक को जानता था। रसल एक वर्ल्ड क्लास बैकगैमन खिलाड़ी था और इसलिए उसे काम पर रखा गया था। रिचर्ड और वेलमेका ने सोचा कि ऐसे लोग अच्छे हैं, वे कोई स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, वे आर्ट्स जानते होंगे, और मैं रोज़लिन को जानता था जब वह लंदन में था, और उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि टर्टल ट्रेडर्स होने के बारे में सबसे बुरी बात क्या थी? यह थी कि आपको अपना प्रॉफिट एग्जिट पॉइंट लेने की अनुमति नहीं थी। आप सोयाबीन या गेहूं में लंबे समय तक रह सकते थे और यह चढ़ता चढ़ता और चढ़ता और चढ़ता रहेगा, और आप $1 मिलियन से $10 मिलियन, $20 मिलियन, $30 मिलियन कमाएंगे। लेकिन आपको यह अनुमान लगाने की अनुमति नहीं है कि टॉप कहाँ था, और यह असहनीय था कि आप वहाँ बैठे थे और वह पैसा आपकी जेब में छेद कर रहा था। आपको बस इसकी अनुमति नहीं थी, क्योंकि रिचर्ड डेनिस ने जो वकालत की थी वह यह थी कि आपके द्वारा एग्जीक्यूटेड 100 ट्रेड में से 97 सामान्य होंगे, लेकिन उनमें से 3 ट्रेड सबसे अधिक प्रॉफिटेबल होंगे, और आप कभी नहीं जानते कि वे 3 सैकड़ों में से कौन से हैं। इसलिए आपको बस वही बैठना था, अपने हाथों पर हाथ रखे बैठना था। और मैं कसम खा के कहता हूँ, वह कहते हैं दुनिया में सबसे कठिन काम अपने हाथों पर हाथ रखे बैठना और बाज़ार को वही करने देना जो बाज़ार करता है। और अंत में वे पीछे हट गए। अब वह ट्रेडिंग के उस तरीके को हैक नहीं कर सकते थे। अब क्या आप मुझसे सहमत होंगे कि कागज़ पर कुछ भी नहीं था, एंट्री सिस्टम के बारे में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जीतने वाले पोजीशंस में जोड़ने में कुछ भी मुश्किल नहीं था। उनके पास एक मैथमेटिकल फार्मूला था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप उस फार्मूला को गूगल कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं। तो यह अब कोई रहस्य नहीं है, लेकिन सिस्टम अभी भी काम करता है। यह कुशल है। यह ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए नहीं कि इसे समझना मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि आपके पास बैठना ही सबसे लंबा काम है। यह बहुत मुश्किल है। क्या आप मुझसे सहमत होंगे यंग मैन? जीतने वाली पोजीशन के सामने कुछ भी न करना बहुत मुश्किल है। या आप इसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करना चाहते हैं, या तो शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, लेकिन जीतने वाली पोजीशन को अकेला छोड़ देना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए ट्रेडिंग करना मुश्किल है। फिबोनाची और स्टोकेस्टिक और इन सभी चीज़ों को समझना मुश्किल नहीं है। हमारी प्राकृतिक इच्छाओं से नहीं लड़ना, यही ट्रेडिंग को मुश्किल बनाता है। और वह यह जानता था, और इसलिए उसने ट्रेडिंग के उस पक्ष को संभालने के लिए अपने सभी मेंटल रिसोर्सेज को खर्च किया, क्योंकि उसने सोचा कि यह इतना कठिन नहीं हो सकता है, क्योंकि बाजार ऊपर जा रहा है, मुझे इसे खरीदने की ज़रूरत है। इस शो के शुरू होने से पहले हमने एक छोटी सी शर्त लगाई थी कि मैं कितनी बार इस पर ठोकर खाऊंगा, और यह दूसरी बार था। इसलिए यह आपके लिए थोड़ा नया युग हो सकता है और मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी क्षमता से यह सुनिश्चित करता हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूँ, सुनिश्चित करूँ कि मैं आराम करूँ, मेरा शरीर मजबूत हो। मेरा यह भी मानना है कि आप पैसे के बारे में एक स्टैंडर्ड एटीट्यूड नहीं रख सकते और इस व्यवसाय में अच्छा नहीं कर सकते। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं जीतने की पोजीशन में हूँ और मैं सोचने लगा हूँ, आप जानते हैं कि मैंने अभी एक नई कार खरीदने के सामान ही खो दिया है, या जैसे कि मेरी एक्स वाइफ कहती है कि आपने मेरे लोबोटेन के 1500 जोड़े खो दिए हैं। यह एक जूता है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि यह क्या था, मुझे बताया गया था। या इससे भी बदतर, अगर आप अपना प्रॉफिट अब लेते हैं तो आप ऐसा और ऐसा और ऐसा कुछ खरीद सकते हैं। यह एक अच्छी पोजीशन के लिए मौत की सज़ा है कि आप अपने ओपन प्रॉफिट को उस चीज़ के बराबर करना शुरू करें जो आप कर सकते हैं, जो आप उनके लिए खरीद सकते हैं। तो आप उन फियर्स को कैसे मित्र बना सकते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, उन अनकंफर्टेबल फीलिंग से जो हमारे अंदर होती हैं। मैं अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ और मैं उसे 30 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि आप वहाँ हैं। क्या आप इसके साथ ठीक हैं? यह कोई भयानक तस्वीर नहीं है। कल्पना कीजिए, क्या आप इसे अपने पेट में महसूस कर सकते हैं? आप वहाँ हैं। हाँ, यह वर्टिकल है। यह मूवी सीन नहीं है, यह फोटोग्राफी ट्रिक नहीं है, यह असली है। यह एलेक्स हैनन क्लैंग इल कैप है, योसमाइट नेशनल पार्क में। मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं,
लेकिन उन तस्वीरों को देखना मेरी तैयारी का हिस्सा है और फिर यह मेरी तैयारी का अगला कदम है। और यह तैयारी है जो मैं सुबह करता हूँ। और अगर मेरे पास चार्ट देखने और तैयार होने के बीच विकल्प है तो आप जानते हैं मेरे रेशोस ये सभी चीज़ें कर रहे हैं, या मेरे पास मेंटल एनालिसिस के लिए समय है। मेंटल एनालिसिस 100 में से 100 बार काम करता है और जिस तरह से मैं इसे करता हूँ तो यह मेरे लिए एक ट्रेड शीट का उदाहरण है। मैं यहाँ केवल यह समझाने के लिए आ रहा हूँ कि आप यहाँ जो देख रहे हैं वह यह है कि दिन के दौरान मेरे प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं -25,000 पाउंड, -10,000 पाउंड, +57,000 पाउंड, +20,000 पाउंड, +20,000 पाउंड। तो इसमें कुछ बहुत बड़े प्रॉफिट्स हैं और कुछ बहुत बड़े लॉसेस भी हैं। लेकिन अधिक दिलचस्प बात यह है कि उदाहरण के लिए यहाँ एक है, मैंने +20,000 पाउंड्स खो दिए लेकिन मैंने इससे केवल 8,000 पाउंड कमाए। तो मेरे पास एक प्रिंट हाउस है जहाँ मैं रहता हूँ जिसने इनमें से कुछ लिया है। और अगर मुझे आपको अपना लैपटॉप दिखाने की अनुमति दी गई है तो आप देखेंगे कि मेरे पास लगभग 1300 स्लाइड्स वाला एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। उन सभी स्लाइड्स में मेरे पिछले ट्रेड्स को हैंड रिटन नोट्स के साथ दिखाया गया है जिन्हें मैंने स्कैन किया है। इसलिए मुझे उन ट्रेड्स को प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट हाउस मिला। मुझे लगता है कि आप इसे एक फ्री साइज़ कहते हैं। इसलिए मैं उन स्लाइड्स में से 20-30 का चयन करूँगा। यह एक बड़ा ढेर है जिसमें से मैं चुन सकता हूँ। इसलिए मैं सुबह इनमें से 20-30 स्लाइड्स लूँगा। जैसे कि मैंने बताया, तैयारी करूँगा और मैं खुद को याद दिलाऊँगा कि मैं क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं नाराज़ हूँ कि मुझे एक पोजीशन से केवल 8,000 पाउंड मिले? नहीं, क्योंकि यह खेल का एक अभिन्न अंग है। मुझे सुबह अपने दिमाग को याद दिलाने की ज़रूरत है ट्रेडिंग गेम शुरू होने से पहले कि एक बड़े प्रॉफिट को एक छोटे प्रॉफिट में बदलते देखना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप और भी बड़ा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कभी भी 200 पाउंड प्रति पॉइंट या 300 पाउंड प्रति पॉइंट की रिस्क पर ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने ऐसा तब किया था जब मैं 5,000 पाउंड प्रति पॉइंट पर ट्रेडिंग कर रहा था। और यदि मैंने 5,000 पाउंड प्रति पॉइंट पर ट्रेड नहीं किया होता तो मैं कभी भी 6,000 पाउंड प्रति पॉइंट और 7,000 पाउंड प्रति पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता। और इसी तरह यह आपके ट्रेडिंग में खाइयों की संख्या का आकार नहीं है, यह सही तरीके से ट्रेडिंग करने के बारे में है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या अब आप समझ गए हैं कि इसका टेक्निकल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है? खैर, टेक्निकल एनालिसिस बाजार से पैसा निकालने का एक घटिया तरीका है और दिमाग ही सब कुछ है। सही तरीके से सोचना ही सर्वोपरि है, क्योंकि अन्यथा आप भावनात्मक रूप से लूटे जा रहे हैं। आपका सबसे बड़ा अवसर और मेरी तैयारी, यह एक महंगी कॉल की तरह नहीं है जिसे मुझे लेना था, या एक किताब जिसे मुझे पढ़ना था, या ऐसा कुछ भी नहीं। यंग मैन, यह सिर्फ वह था, यह मूल्य रूप से बस इसे प्रिंट करना था और अगली बार इसे टालने की कोशिश करने के लिए जवाबदेह होना, मायोनीज की तरह। इसलिए अगली बार जब आप मुझे चिप्स का एक हिस्सा देंगे तो निश्चित रूप से मैं चिप्स ले लूँगा, लेकिन मैं शायद मायोनीज को रोक लूँगा, क्योंकि मैं एक और 300 कैलोरी नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि मैं उन्हें आइसक्रीम जैसी किसी और चीज़ पर खर्च करना चाहता हूँ, जैसे मेरे किताब में, जो मायोनीज से बेहतर है। और मैं मानसिक रूप से खुद को तैयार करने में उतना ही समय लगाता हूँ। संयोग से यहाँ इस दीवार पर चढ़ने वाले सज्जन एलेक्स हैनन, जब उन्होंने एल कैप पर चढ़ाई की तो सबसे पहले यह उपलब्धि फ्री सोलो नामक एक फिल्म में कैद हुई, जिसने नेशनल ज्योग्राफिक्स द्वारा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर जीता। बस देखना, यह फ्राइडे द 13th मूवी को 10 बार देखने से भी बदतर है। मेरा मतलब है कि यह पूरी तरह से अलग पैमाने पर डर है। लेकिन जो मुझे अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प लगा वह है उनकी तैयारी। निश्चित रूप से उन्होंने अपने पुशअप्स और सिटअप्स और चढ़ाई की, ये सब चीज़ें की, लेकिन उन्होंने इसके लिए 2 साल तैयारी में बिताए। इस पर जाना, रूट्स की प्लानिंग बनाना, लेकिन उनकी मानसिक तैयारी, उनकी शारीरिक तैयारी जितनी ही गहन थी, क्योंकि आप जानते हैं अब संदेह में रहने का अच्छा समय नहीं है। अब यह यहाँ सोचने का समय नहीं है कि क्या आपने किचन में गैस स्टोव चालू छोड़ दिया है। नहीं। और जब मैं बड़ी ट्रेडिंग पोजीशन में होता हूँ तो सबसे ख़राब चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वह है इस विचार को मन में लाना कि हे हो गॉड, यदि आप अपना प्रॉफिट अब ले लेते हैं
तो आप कल के हुए नुकसान को मिटा सकते हैं। कल का आज से क्या लेना देना है? क्या आप इमोशनल रीसेट के इस विचार को समझते हैं? ठीक है, मैं इमोशनल रीसेट के लिए नहीं खेलता। कल के ट्रेड का आज के ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। आपने निश्चित रूप से ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन अन्य लोग जो कम नश्वर हैं वे ऐसी पोजीशन में रहे हैं जहां उन्होंने पूरी तरह से पोजीशन को बंद कर दिया है, क्योंकि यह खाते को रीसेट कर देगा। आपके पास 10,000 पाउंड का कैपिटल है, आपने उसमें से 2,000 पाउंड खो दिए हैं, और जब आप 2,000 पाउंड के प्रॉफिट में होते हैं तो मैं प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब ब्रेक इवन पर वापस आ गया हूँ। निश्चित रूप से आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, पर अन्य लोग करते हैं। इसलिए मेरा तर्क यह है कि वे सभी लोग जो हारते हैं वे वास्तव में चार्ट एनालिसिस में अच्छे होते हैं, और वे इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे चार्ट एनालिसिस में अच्छे नहीं हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि ट्रेडिंग में हेड एंड शोल्डर पैटर्न से कहीं अधिक कुछ शामिल होता है। आइए पर्दे के पीछे देखें कि क्या चल रहा है। मैं यह चित्र यहाँ लाया क्योंकि मुझे लगा कि यह वास्तव में स्टाइलिश है। मुझे पोकर की वह तस्वीर बहुत पसंद है, और विलेन डेनिश था। हमें इस पर काफ़ी गर्व था। आमतौर पर आप इस बात पर बहुत अधिक गर्व नहीं करते हैं कि विलेन पुराना है, लेकिन वह पुराना था, और हमें लगा कि वह एक शानदार विलन है, गोल्ड फिंगर की तरह। लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि ट्रेडिंग क्या है। मेज़ पर पैसा है, और जैसा कि वे कहते हैं फिल्म में, जब आप पोकर खेल रहे होते हैं तो आप अपने पत्ते नहीं खेल रहे होते हैं, आप अपने सामने वाले व्यक्ति के मनोविज्ञान से खेल रहे होते हैं। इसलिए ऐसे दिन होते हैं जब मैं इस तरह दिखता हूँ और आप पैसे कमा रहे होते हैं, और फिर ऐसे दिन भी होते हैं जब मैं इस तरह दिखता हूँ। मेरी मानसिक तैयारी के बावजूद चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, और आप खून बहा रहे होते हैं। अब मैं ऐसे लोगों को सुनता हूँ जो लगातार 3 घाटे वाले ट्रेड या लगातार 5 घाटे वाले ट्रेड होने के कारण ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। मैं कभी भी इस विचार पर विचार नहीं करता, क्योंकि तब आप वास्तव में यह कह रहे होते हैं कि ट्रेड आपस में जुड़े हुए हैं, कि किसी तरह से वे 3 ट्रेड जुड़े हुए हैं और इसका चौथे पर प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से यदि मुझे माइग्रेन हो रहा है तो यह ट्रेडिंग बंद करने का एक अच्छा तर्क है, या यदि उनके वातावरण में गैस लीक है और आप गैस की गंध महसूस कर सकते हैं, और यही कारण है कि आपके 3 घाटे वाले ट्रेड हैं, तो हर हाल में ट्रेडिंग बंद कर दें। लेकिन अन्यथा यदि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का पालन कर रहे हैं और आप सब कुछ सही कर रहे हैं, तो आप आखिर क्यों ट्रेडिंग बंद करेंगे? यह एक मानसिकता की बात है। इसलिए मैं अपने मन को नियंत्रित करके जीता और मरता हूँ, अन्यथा मैं अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता।